हिंदी संक्रांति परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं प्रभुदयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल। प्यारे साथियों, हमारे बीच उपस्थित हैं प्रसिद्ध साहित्यकार मधु कांकरिया जी। हिंदी संक्रांति परिवार मधु जी आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर हरपाल ग्रोवर जी, जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रतिया में हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। साथ में कुमार राम अवध जी बिहार के किशनगंज से नवोदय विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, संगीत शिक्षक हैं। हम आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। मधु जी, मैं एक विशेष बात आपको बता देना चाहता हूं। सीधा संवाद कार्यक्रम में हमारे हरियाणा के लगभग 50 विद्यालय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक शिक्षक साथी हमारा अपनी 10वीं कक्षा को कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को जोड़ करके बैठे हैं और बच्चों के मन में अपने प्रिय लेखक के प्रति जो भावनाएं होती हैं वो निसंदेह हम लोग महसूस कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमारे आग्रह को बड़ा मान दिया। आपने अपने कीमती समय में से हमें अपना समय दिया। हम पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं सीधा चल डॉक्टर हरपाल ग्रोवर जी की ओर। हरपाल जी को मैं आग्रह करता हूं कि डॉक्टर हरपाल जी आए और इस कार्यक्रम में हमारे कौन कौन से साथी जुड़े हुए हैं उन साथियों के बारे में एक बार मधु कांकरिया जी को उनका एक परिचय दें कि हमारे किस किस विद्यालय से, हरियाणा के 22 जिलों से लगभग केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। तो मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर हरपाल जी एक बार उन सभी साथियों का परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर हरपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आभार मैम का कि उन्होंने अपने व्यस्तम दिनचर्या से समय निकाला है हरियाणा के बच्चों के लिए। और पूरा जो शिक्षक समाज है हरियाणा का और विद्यार्थियां, वो आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। और इसी कड़ी में जो साथी हमसे आज सीधे जुड़ पा रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम है आरती सूद जी, हैं प्राध्यापिका हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केसरी। उसके बाद जगमाल सिंह जी, प्राध्यापक हिंदी, ये दुलियाना अम्बाला जिले से हैं। मंजू रानी पीजीटी हिंदी हैं, ये मैम हैं अम्बाला जिले से ये भी। और विजय कुमार प्राध्यापक हिंदी नग्गल, ये भी अम्बाला जिले से। यानी कि हमारे पास 4 अध्यापक जो हैं वो साथी अम्बाला जिले से जुड़े हुए हैं। इसके पश्चात तिलकराज जी हैं जो बैरखला बावेन कुरुक्षेत्र जिले से हैं। और साथ में सुरेश राणा जी हैं हमारे साथ, ये राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मानित अध्यापक हैं, इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी मिला है, इनका भी अभिनंदन है। और ये हमारे साथ बावेन कमालपुर कैथल से जुड़े हैं। और इसके बाद पूनम मेहता जी हैं पीडल से, कैथल से, ये भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं, अपने बच्चों को साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ सुरेश कुमार जी हैं संगरौली से, जिला कैथल से। रिंकू यादव जी हैं शिकोहपुर गुरुग्राम से। मधुरानी पटौदी गुरुग्राम से। रमेश कुमार जी हैं चरखी दादरी से, राजपूताना गांव से। और साथ में है बबीता जी दहीना चरखी दादरी से। इसके साथ साथ किरण बाला जी हैं जो झज्जर जिले से, और डॉक्टर राजेश्वरी, ये भी झज्जर जिले से हैं। तनेश मैम हैं, वो हमारे साथ धराना गांव से झज्जर जिले से जुड़ी हुई हैं। सीमा रानी जी हैं, ये अच्छेज पहाड़ीपुर झज्जर जिले से हैं। अनीता जी नूह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजू कुमारी नूह से हमारे साथ हैं। विनोद कुमार पलवल, और वीर सिंह जी, ये भी पलवल जिले से हैं। साथ में शारदा पाराशर, ये भी पलवल जिले से। और प्रभुदयाल जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, वो भी पलवल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सीमा गुप्ता जी हैं हमारे साथ होडल पलवल से। चरणजीत कौर जी हैं हमारे साथ पुला फतेहाबाद से। सुनीता रानी आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जल्लोपुर फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में है विनेश हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जिनका संपर्क स्थापित हुआ है, मीना चौधरी जी हैं फतेहाबाद से। और नीतू जी हैं, ये भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतिया से। और मैं हरपाल ग्रोवर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतिया में पीजीटी अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ, मैं भी आपके साथ जुड़ रहा हूँ। और बलजिंदर सिंह जी हैं हमारे साथ, हडोली गांव से हैं फतेहाबाद जिले से। डॉक्टर आशा जी हैं कितलाना भिवानी से। सरोज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। सुमन देवी, ये तालू भिवानी। और नरेश कुमार जी, ये हमारे पास डोंगरा अहीर महेंद्रगढ़ से जुड़े हैं। साथ में है सर्वजीत सिंह जी सरस्वती नगर यमुनानगर से। और सतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं यमुनानगर से। इसके साथ सोनिया रानी जी हैं बवार रेवाड़ी से।
प्रमिला देवी जो हमारे साथ इस कार्यक्रम का के साथ साथ संतोष कुमारी जी हैं गुड़ियाणी रेवाड़ी से, पूनम जी हैं हमारे साथ असरवास रेवाड़ी से, मनीष कतारा जी केंद्रीय विद्यालय STPS सूरतगढ़ राजस्थान, आशा रानी जी कथुरा सोनीपत से, सुदेश कुमारी जी खरखोदा सोनीपत से, सोनी प्रसाद जी गोहाना सोनीपत से, नीतिका रावलवास खुर्द हिसार से और अशोक वशिष्ठ जी मंडी आदमपुर हिसार से अपने अपने कक्षा के बच्चों के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। पूरा हिंदी संक्रांति परिवार, पूरा हिंदी संक्रांति मंच आप सभी बच्चों का, शिक्षक साथियों का और हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय मधु कांकरिया जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। हाँ जी, प्रभु दयाल जी आगे की कार्यवाही आप संचालित करें। डॉक्टर हरपाल ग्रोवर जी का धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे उन सभी साथियों को यहाँ एक तरह से इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया और वे बड़ी जिज्ञासा के साथ फेसबुक लाइव पर हम सभी से जुड़े हुए हैं। मधु जी, एक बात तो मैं पुनः आपको बता दूं, हमारे बच्चों में जब किसी लेखक को वो पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम में किसी कविता को पढ़ते हैं, एक भाव रहता है कि हम उस व्यक्ति से जुड़े हैं जिसकी रचना हम यहाँ पाठ्यक्रम में लगातार दसियों वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। कितने ही अध्यापकों को ये मन रहता है कि जिन प्रिय लेखक की रचना को वे दिल से लगाए रहते हैं। कल मेरी एक साथी से बात हो रही थी और वो आपकी इस रचना का बड़ा जिक्र कर रहे थे कि जी इतना यात्रा वृतांत में इतनी आत्मीयता बहुत कम देखने को मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र का वर्णन हो, चाहे मेहनत कश मजदूरों को आप बादशाह की उपाधि दे रही हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि मजदूरों ने अपनी मेहनत से, अपने श्रम से संसार का निर्माण किया है। मधु जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे हिंदी संक्रांति परिवार को आपसे मिलकर निसंदेह बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत करते हुए और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका अभिनंदन करता हूं और हमारे बच्चों ने जो प्रश्न आपके लिए हमारे पास भेजे हैं, मैं उनकी शुरुआत करने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। जी। तो मधु जी, सबसे पहले तो हमारे बच्चे चाहते हैं कि आपका परिचय कम से कम आपके शब्दों में हो जाए। आप अपने बारे में हमारे बच्चों को क्या बताना चाहेंगी, परिवार के बारे में, शिक्षा के बारे में, बंगाल में, कोलकाता में आपका जन्म हुआ, उस सारी स्थितियों को एक परिचय आप हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को अपना दें। देखिए, परिचय में बतलाने के लिए विशेष कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं एक मध्यम वर्ग परिवार में जन्म हुआ। व्यवसायी परिवार था, मारवाड़ी परिवार था, परंपरागत परिवार था। हमारे यहाँ मेरे परिवार की मैं पहली पुत्री थी जिसने MA किया, जिसने MA में को एजुकेशन में जिसने MA किया। तो हमारे यहाँ इसको लेके थोड़ा विवाद हुआ था। पिताजी थोड़े परंपरागत थे, उनका मन नहीं था कि मैं MA करूँ। माँ थोड़ी आधुनिक थी, तो उनका था कि मुझे पढ़ना चाहिए जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता है। और मेरा भाग्य अच्छा था कि विवाह करता रहा और इसी कारण मैं MA कर पाई। और उन्हीं दिनों ऐसा होता है कि सारे संस्कार आपको घर से ही मिलते हैं और घर बहुत धार्मिक घर था। तो लेकिन मैंने देखा था कि हमारे पड़ोस में ही एक कोई बच्ची थी, उसने लंबी तपस्या की थी, उसी दौरान उसके प्राण निकल गए थे। तो पहली चीज मुझे उस समय धर्म के प्रति एक विद्रोह की भावना हुई कि धर्म का काम होता है जीवन को बचाना, लेकिन यहाँ धर्म के लिए जीवन की बलि दे दी गई थी। क्योंकि उसने संकल्प किया था कि वो 8 दिन तपस्या करेगी। 7वें दिन उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो होना ये चाहिए था कि उसकी तपस्या को भंग करवा के उसको हॉस्पिटलाइज कर देना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि धर्म आड़े आ रहा था कि धर्म नियम पूर्वक वो तपस्या का पालन नहीं होता। तो ये सब विद्रोही चीजें धर्म को लेकर या रूढ़ियों को लेकर बचपन से ही थी। और पढ़ने लिखने का संस्कार पिताजी से मिला था, क्योंकि घर में काफी पुस्तकें रहती थी, मैं उन्हें पढ़ती थी। पिताजी के मुंह से मैंने चित्रलेखा का नाम सुना, प्रेमचंद का नाम सुना, ये अमृतलाल नागर का नाम सुना। तो पढ़ने के संस्कार मुझे घर से मिले और मैं पढ़ती बहुत थी, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं लेखिका बनूंगी या बन पाऊंगी। तो पढ़ते पढ़ते लगता था कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ और फिर धीरे धीरे कलम उठा ली मैंने।
मधु जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपको। मैं पढ़ रहा था गूगल पे, तो उसमें दे रखा था कि आपने हिंदी साहित्य से तो एमए नहीं किया, जी नहीं, मैंने इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स, दे जी, रखा था। तो हिंदी मैं साहित्य की हिंदी, ओर कैसे आना हुआ? जी, देखिए शुरू में क्या होता है कि हम लोगों पे एक दबाव रहता है। मेरे ऊपर भी दबाव था कि मैं ऐसी पढ़ाई करूं कि मुझे नौकरी मिल जाए, कि जिस डिग्री की कुछ मान्यता हो। तो उस चक्कर में हालांकि मुझे साहित्य के प्रति गहरी रुचि थी, लेकिन एक जी गलत चुनाव मुझसे हो गया। मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया क्योंकि लोग कहते थे कि इकोनॉमिक्स लेंगे तो करियर में सफलता मिलेगी। तो वो एक आत्मविश्वास की कमी रहती है, लोगों का दबाव रहता है। तो इकोनॉमिक्स मैंने लिया, फिर इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स मेरे कॉम्बिनेशन थे, मैंने उसी से एमए किया, नौकरी भी जी की। लेकिन एक बेचैनी मुझ में हमेशा रहती थी। मुझे बाद में मैंने कंप्यूटर साइंस से भी डिप्लोमा किया, तो मैं नौकरी में एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। तो कंप्यूटर एक ऐसी पढ़ाई है कि हर पल आपको पढ़ना पड़ता है, जी क्या नए से नए टेक्निक आई, क्या नहीं आई। और मेरा मन चटपट करता था, मेरा मन साहित्य में जाता था कि मैं कहानी पढ़ूं, कुछ लिखूं। तो बड़ी बेचैनी रहती थी। और मैंने एक दिन आविष्कार किया, जिसे आप कह सकते हो कि आत्म अन्वेषण किया, जी कि जिस दौरान मैं लिख रही होती हूँ मैं एकदम शांत रहती हूँ, जिसे कहते हैं ना कि मानसिक संतुलन या एक आनंद की जी अवस्था। तो धीरे धीरे एक प्रकार से अपने को बचाने के लिए कुछ पल सुकून से गुजर जाए, तो मैं पढ़ने लगी, लिखने लगी। तो इस प्रकार लेखन के प्रति मेरा लगाव पैदा हुआ। जी जी मधु जी, हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी हुई है, अंजलि कुमारी। जी, एक प्रश्न है आपके लिए। वो कहती है कि हिंदी साहित्य लेखन की जो आपको प्रेरणा मिली, अभी आप कह रहे हैं कि पिताजी ने काफी हद तक आपको परिचय करवाया, लेकिन क्या कोई विशेष व्यक्ति भी है जिसको आप इसका श्रेय देना चाहेंगी? कोई अध्यापक, कोई साथी, पिताजी के अलावा कोई? देखिए, जब मैं लेखकों को पढ़ती थी ना, मेरी शुरुआत हुई थी रूसी लेखकों से। जी तो जब मैं, हाँ, मुझे, जब मैं गोर्की को पढ़ रही होती या दोस्तोयेवस्की को पढ़ रही होती या टोल्स्टॉय को पढ़ रही होती, तो मैं एक दूसरी दुनिया में पहुंचती थी। मुझे लगता था भीतर कुछ पिघल रहा है कि अरे इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा मेरे लिए थी। और यहाँ पे जब मैं प्रेमचंद को पढ़ती थी, अमृतलाल नागर को पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि बाकी सब चीजें तो मिट जाएंगी, लेकिन जो मेरा लेखन है या जिसका भी लेखन है वो नहीं मिटेगा, वो समय के संग ध्वस्त नहीं होगा। जी तो ये सब चीजें मेरे अंदर काफी, मतलब मैं काफी बेचैन आत्मा टाइप रही हूँ। तो ये सब चीजें मेरे अंदर काफी घूमती रहती थी, चक्कर काटती रहती थी। और मुझे लगता था कि मुझे लिखना है। जी तो ये आप कह सकते हो कि पिताजी का प्रभाव था। पिताजी बहुत नेक इंसान भी थे, उनसे मुझे काफी जीवन मूल्य मिले। आज भी जी उनका मुझ पर बहुत प्रभाव है। और जी सादगी संपन्न व्यक्ति थे, मतलब मारवाड़ियों में वैसा व्यक्तित्व आपको नहीं मिलेगा। और वो हमेशा, मतलब कि वो बौद्धिक बातें करते थे। यद्यपि उनकी पढ़ाई अधिक नहीं हुई थी, वो क्लास 10 तक भी नहीं पढ़ पाए थे, जी लेकिन उनसे मुझे जो जीवन मूल्य मिले, उसने जैसे कच्ची माटी पे एक थाप लगा दी। और तो मैं लेखन की तरफ, साहित्य की तरफ और मूर्ति गई। और दुनियादारी में मेरा मन कम धसता था, मतलब कि व्यवहारिक दुनिया में मैं उतनी सफल शायद नहीं रह पाई थी। इसलिए लेखन, हाँ, लेखन मेरे लिए एक प्रकार का कवच था, एक जी प्रकार का जीवन रक्षक था मेरे लिए। आपके व्यवहार की जो सौम्यता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पिताजी भी कितने सौम्य रहे होंगे। नहीं, पिताजी बहुत सादगीपूर्ण और बहुत ही नैतिक व्यक्ति थे। जी उनके एक एक उदाहरण मैं आपको दूंगी तो, मतलब व्यापार में रहते हुए भी वो कभी चोरी का माल नहीं खरीदते। जी व्यापार में रहते हुए भी वे कभी चमड़े की कंपनियों के शेयर नहीं खरीदते कि इससे जी हिंसा जुड़ी हुई है। जी 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 ऐसे व्यक्ति थे। चलिए मधु जी, हम अंजलि कुमारी केंद्रीय विद्यालय STPS सूरतगढ़ राजस्थान से, ये बच्ची का प्रश्न था। आपने काफी अच्छे से उन्हें बताया कि देखिए, हमारे आदर्श हमारे माता पिता सबसे पहले होते हैं, उसके बाद हम किसी अन्य से जुड़ते हैं। आगे हम चलते हैं। मधु जी पायल हैं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौरंगाबाद, राजपूतान चरखी दादरी से। उनका प्रश्न है आपके लिए कि लेखन के लिए
हमें जो सामग्री चाहिए, जो कथानक हम लेते हैं समाज से, असलियत में प्रत्येक लेखक कहीं कल्पनाशीलता का उपयोग करता है, कहीं यथार्थ में से कोई पात्र चुनता है। आपका इस मामले में क्या स्रोत रहा है? किस तरह से आप कथानक चुनती है? देखिए, मैं बहुत ही सहज और स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ी। जी, मेरी शुरुआत हुई आसपास के लोगों के जीवन से। मैं जीवन को देखना शुरू करी। जब आप लिखना शुरू करते हो ना, तो आप लिखते नहीं हो, आप देखते हो। आप अपने आसपास के जीवन को बहुत गहराई से देखने लगते हो। तो मेरी भी शुरुआत इसी प्रकार हुई। शुरुआत में मैंने शायद अपने परिवार के लोगों पर कहानी लिखी, या घर में जो लोग बाहर से काम करने आते थे, घर के जो सेवक थे, उनके जीवन को देखा कि किस प्रकार से दुखों से वो अब हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। मुझे लगता मैं तो अपने घर का काम नहीं कर पाती, और ये जो हमारे यहाँ काम करने वाले आती है बाइयाँ, ये अपने घर का भी करती है, मेरे घर का भी करती है। तो इनके जीवन में मैं झांकने लगी। एक कहावत है ना कि लेखक को एक बिल्ली की तरह होना चाहिए जो 7 घरों में कम से कम झांके। तो ये ताक झांक की प्रवृत्ति मुझमें लेखन के संग संग ही बढ़ती गई। जीवन को देखने का नजरिया भी बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात थी कि जब भी मुझे मौका मिलता, मैं बाहर निकल जाती। आप जब तक जीवन को नहीं देखोगे, जीवन के सारे आयामों को नहीं देखोगे, उसके विभिन्न पहलुओं को आप नहीं देखोगे, आप कैसे लिखोगे? ये तो फिर आप एक विशेष वर्ग के लिए लिख पाओगे। लेकिन मैंने, अब जैसे मैं कोलकाता में थी, तो मैं जहाँ ये रूप जीवाएं हैं, वेश्याएं हैं, मैं वहां भी गई, उन बाजारों में भी मैं गई। यहाँ का कोलकाता का सोनागाछी में गई, तो उस पे मैंने उपन्यास लिखा, सुप्ते चिना, ये सलाम आखिरी। जी, तो जहां जहां मुझे मौका मिला, जितनी सुविधाएं मिली, मैं गई, और मैं डरती नहीं थी। मावड़ी परिवार से थी, एक मावड़ी परिवार की लड़की यदि वेश्या के बाजार में जाए, सोनागाछी में जाए, तो बहुत बड़ी चीज होती थी। और सोचिए, आज के 15 साल पहले मैंने वो उपन्यास लिखा था, सलाम आखिरी। ये शायद 2002 में निकला था, 18 साल पहले। जी, लेकिन वो मुझे पता नहीं, सोनागाछी की पृष्ठभूमि पे आधारित है। ये वेश्याओं के जीवन पर है, सलाम जी, आखिरी उपन्यास। और ये जी, सारे जो जितने भी जो बाजार थे रूप जीवाओं के, रूप के बाजार, ये सब कोलकाता के बाजार थे। जी, सोनागाछी, कालीघाट में सब जगह गई थी। क्योंकि मैं कभी भी कल्पना के घोड़े नहीं उड़ा सकती हूँ जब तक कि मुझे वास्तविक जीवन से मेरा परिचय नहीं हो जाए। जी, तो जी। मैं उन सब गलियों में गई थी, और मुझे पता नहीं क्यों कभी डर नहीं लगता था। मैं चल देती थी। तो तो ये एक निर्भीकता होनी चाहिए आप में, और जीवन को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, और अनुभव तो होने ही चाहिए। ये सब मिलके कथानक का काम करते हैं। जी, तो वहीं इसको से आपको ऐसे जीवन भी की जी, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक लेखक के लिए यायावर होना अति आवश्यक है। जिसको जितनी सुविधाएं मिल जाए। हो सकता है कि आपको यायावरी की सुविधा नहीं मिले, लेकिन आप में वो दृष्टि होनी चाहिए कि आप दूसरे के जीवन को भेद कर देख सको। जी, एक आप में संवेदना होनी चाहिए कि दूसरे के सुख दुख से आप अपने को समरस कर सको। जी, उड़ीसा के एक लेखक थे एस के पोट्टेकाट, उन्हें जी, ज्ञानपीठ मिला था। जी, उनकी पुस्तक थी कथा एक प्रांतर की। वो अपने इंटरव्यू में लिखते हैं कि वो अपने गांव को छोड़ के कहीं नहीं गए, लेकिन ऐसे ऐसे चरित्र उन्होंने गढ़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो दोनों चीजें कि भ्रमण जरूरी है, लेकिन आप में वो अंतर्दृष्टि और वो संवेदना और वो कल्पना होनी चाहिए। तो मधु जी, दोनों जरूर। जी, हमारे बीच एक बच्ची और उपस्थित है यहाँ, ज्योति, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल से। जी, और क्योंकि आपने तो बहुत सारा साहित्य लिखा है, अब बच्ची को तो वो यात्रा वृत्तांत ही याद है, और वो पूछती है कि यात्रा वृत्तांत जैसी विधा चुनने का कारण क्या है? यात्रा वृत्तांत का महत्व क्या है? जी, देखिए, अच्छा सवाल पूछा है। स्वागत है उनके सवालों का। मासूम बच्ची है। तो यात्रा वृत्तांत मैं जब गैंगटॉक गई थी, तो मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं कुछ लिखूंगी। और मैं 2 बार गई थी गैंगटॉक। तो पहली बार जब मैं गई तो मैं कुछ भी लिखी नहीं। जब दूसरी बार मैं गई तो संजोग ऐसा बना कि मैंने जीवन के 2 सत्य वहां देखे। एक तरफ था कि बहुत अधिक सौंदर्य था वहां का। वहां का सौंदर्य ऐसा था कि मैं शायद
सहन भी नहीं कर पा रही थी। इतना अद्भुत, पहली बार मैंने पर्वतों को देखा था। बाद में तो मैं बहुत घूमी, लेकिन वो मेरी पहली यात्रा थी जब मैंने पहाड़ों को, हिमालय को देखा था। और दूसरी तरफ मैंने देखा कि कितनी जो जीवन की जंग लड़ती हुई महिलाओं को देखा कि एक पाँव इधर उधर हो तो सीधा मौत के मुंह में। तो उस चीज ने मुझे काफी हिला दिया। तो वो जी मैंने लिखा नहीं, वो अपने आप लिखी गया एक प्रकार से। तो वो नया ज्ञानोदय का उस समय प्रवेशांक था, प्रभाकर सोत्री जी उस समय उनके संपादक थे। तो ये यात्रा वृतांत उस पत्रिका में छपा था। जी और ये संयोग है कि इसे बाद में सीबीएसई बोर्ड में ले लिया गया। तो शुरुआत मेरी यात्रा वृतांत से नहीं हुई थी। यात्रा वृतांत चूंकि मैं यात्राएं करती थी, उसका परिणाम था। तो अभी यदि हम आपके बारे में जानना चाहें कि आपको एक कथाकार के रूप में ज्यादा जाना जाना चाहिए, एक सामान्य पाठक आपको किस रूप में देखे? एक कवित्री के रूप में, एक कथाकार के रूप में, एक यात्रा वृत्तांत लेखिका के रूप में, आपको क्या लगता है आपको किस रूप में जाना जाए? मुझे कुछ नहीं लगता है, बस मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। मैं एक पाठिका भी हूँ, लेखिका के पहले मैं पाठिका हूँ, मैं टीचर भी रह चुकी हूँ। आप मुझे किसी भी रूप में जान सकते हैं। मैंने भी पढ़ाया है। जी आपने, अच्छा हाँ ये बात रह गई। असलियत में आपने बताया था कि मैं पिछले 2008 से लेखन का कार्य ही कर रही हूँ पूरी तरह से। तो इससे पहले कहीं जॉब में भी रहे हैं आप? मैं सबसे पहले ही मेरी शुरुआत एक क्लास ये जूनियर कॉलेज की मैं टीचर थी 11th-12th में। जीवन की शुरुआत मेरी वहीं से हुई। 2-3 जी साल मैंने अध्यापन किया। बस उबड़ खबड़ जीवन रहा। फिर अध्यापन से मैं विरक्त हो गई। फिर उसके बाद मैं कंप्यूटर में आ गई। फिर मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर बनी। जी फिर हर 2 साल में नौकरी छूटती गई। फिर उसके बाद हाँ, कभी बॉस मुझे नापसंद करता, कभी मैं बॉस को नापसंद करती। फिर कई नौकरियां छोड़ी, फिर अंत में मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर बनी। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर के बाद मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देना शुरू किया। जी तो काफी लंबी तो यात्रा रही। 2000 हाँ हाँ, कई अनुभव रहे, काफी अनुभव संपन्न मैं कहूंगी कि मैं रही। जी अच्छा, यात्रा वृत्तांत के लिए मैम यदि हम बात करें तो किन चीजों का ध्यान रखा जाए? हमारे बच्चे भी घूमने जाते हैं, माता जी, पिता के साथ जाते हैं। क्या हम उन बच्चों में भी यात्रा वृत्तांत लिखने की प्रवृत्ति विकसित कर सकते हैं? क्यों नहीं। यात्रा वृत्तांत क्या है? जो भी आपने देखा है, जो भी आप देख रहे हो, उसको आप एक अंतर्दृष्टि से, एक गहराई से आप देखिए। देखिए, कई लोग होते हैं जो भौगोलिक या जो प्राकृतिक सौंदर्य में रम जाते हैं, वो भी ठीक है, आप वो भी देखिए। लेकिन संग संग आप ये देखिए कि जनजीवन कैसा है। मैं हमेशा ये देखती हूँ, चाहे मैं कहीं भी गई, कि जनजीवन यहाँ का कैसा है, लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। आज अब जैसे मैं झारखंड भी कई बार गई, तो देखा कि आजादी के इतने सालों के बाद भी जो वहाँ के आदिवासी हैं, उनके जीवन में अभी भी भूख है, बीमारी है, दैन्य है, मृत्यु है। एक सूखे पत्तों के लिए वो अपना जीवन दांव पे लगा देती हैं। पत्तों को, जो वो जी एक प्रकार के पत्ते होते हैं जो वो उबाल के खाते हैं, जो खाने के काम में आता है। तो मैंने देखा कि एक आदिवासी युवती थी, मेरे जानने के करीब 15 दिन पहले उसकी मौत हो गई थी। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो जो पत्तों की लताएं आप देख रहे हैं ना, तो उसके मन में जी लालच आ गया, वे उसको तोड़ने के लिए कूदी। कूदी तो पाँव फिसला तो चट्टान से टकरा गई। आप सोचिए कि इतने वर्षों के बाद भी यदि एक जीवन ऐसा है कि कुछ पत्तों का के लिए जीवन नष्ट हो जाए, तो जी हम ये कैसा विकास है, एक ऐसा देश है। ये सब चीजें मेरे अंदर काफी घुमड़ती रहती है। तो आप जब देखते हो तो आप सिर्फ वो जगह नहीं देखते हो, उसके आसपास के सारे जीवन को देखते हो। जी जैसे जब आप एक पत्ता को देखते हो तो आप पत्ते को नहीं देखते, आप ईश्वर को भी देखते हो, पूरे ब्रह्मांड को देखने लगते हो। जी पत्ता किसने बनाया, पत्ता कैसे पेड़ से जुड़ा, पेड़ कैसे जीवन से जुड़ा। तो देखने की वो दृष्टि हमें होनी चाहिए। जी हाँ जी, मधु जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है जी।
एक बच्ची हमारे बीच उपस्थित है, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडी आदिपुर जिला हिसार से। जी तो असलियत में यात्रा वृत्तांत का मतलब हमारे बच्चे मैम ये समझते हैं कि कहीं पहाड़ों पे हम गए, वहां घूम लिए, कहीं समुद्र किनारे गए, कहीं इस तरह की प्राकृतिक स्थलों की जो यात्रा है आमतौर पे उन्हें ही यात्रा वृत्तांत मान लिया जाता है। लेकिन मैंने निर्मल वर्मा जी को पढ़ा है, चीड़ों पर चांदनी, आपने पढ़ी होगी पुस्तक। जी जी अब विदेशों का बढ़िया बहुत मैंने। किया है, प्राग की गलियों में टहलते हुए बहुत हम्म। कवियों को याद किया उन्होंने। बच्ची पूछती है कि यात्रा वृत्तांत में हम और किन विषयों को शामिल कर सकते हैं। देखिए, ये तो निर्भर करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। जी अब ये संजोग था कि जब मैं गैंगटॉक गई तो मैंने जीवन के दो रूप देखे। तो मैं जितना सौंदर्य में नहीं डूबी, उतना मैं उनके जीवन में डूब गई कि कितनी कठिनाइयों से वो लोग पहाड़ को तोड़ रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। लेकिन वैसे ही जब मैं झारखंड में गई थी तो मैंने देखा कि जंगल कट रहे हैं, लोगों से उनकी जल जंगल जमीन छीनी जा रही है। जो आदिवासी महिला है कि गोद में बच्चा है, पीठ में बच्चा है, हाथ में कुदाल है। तो मैं प्राकृतिक सौंदर्य में डूब नहीं पाई, मैं उनके जीवन में रम गई। लेकिन यही मैं थी। लेकिन जब मैं स्विट्जरलैंड के टिटलिस में गई थी वहाँ पे भ्रमण करने के लिए, तो वहाँ खुशहाली थी, लोगों का जीवन अलग तरह का था। तो वहाँ पूरी तरह से मैं वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में डूब गई। तो जब मैं वहाँ के सौंदर्य पे लिखूंगी तो वह अलग तरह का होगा। वहाँ जनजीवन नहीं होगा, वो थोड़ा निष्प्राण भी आप कह सकते हो, क्योंकि धड़कता हुआ जीवन उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ सौंदर्य है। तो इसमें कोई एक फॉर्मूला नहीं है। उस बच्ची को आप बोलिए कि उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। जब भी हम घूमते हैं तो आप देखिए कि आपके मन के ऊपर, आपकी चित्त के ऊपर किस चीज का प्रभाव पड़ रहा है। यदि हिमालय का प्रभाव पड़ रहा है, यदि आसमान का पड़ रहा है, झरनों का पड़ रहा है, नदी का पड़ रहा है, यदि आप नदी को देखते देखते नदी की तरह बहने लगते हो, पर्वत को देखते देखते आपको लगता है कि आप पर्वत बन गए हो, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या किस चीज के पर कलम उठाओ। यदि आप सौंदर्य देखते देखते आपको लग रहा है कि अरे एक बच्चा भूखा चिल्ला रहा है, तो आप सौंदर्य में डूबे नहीं रह पाओगे। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आपकी जो मूल प्रवृत्ति कैसी है। तो इसका कोई इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि आप तो दृश्यों को देखते जा रहे हैं, लेकिन कोई एक आपको बांध लेता है, आपको मजबूर कर देता है इस पे कुछ लिखें। एकदम एकदम सही बात है। एक छात्र है मैम हमारे बीच, दिनेश, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोहाना सोनीपत से है जी। और वो चाहते हैं कि एक तरफ पहाड़ों की सुंदरता, उसकी भव्यता का चित्रण, और दूसरी ओर पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बनाती स्त्रियों के कठिन जीवन का चित्रण। दो चीजें हैं, एक जीवन का यथार्थ है और एक जीवन का आदर्श है। हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में रहें, लेकिन जिस जगह पे हम अभी हैं उस जगह को स्वर्ग बनाए जाने की आवश्यकता है। इन दोनों का संतुलन जीवन में कैसे बैठ पाता है? यही तो विडंबना है ना कि आज आप देखिए कि जो महिलाएं रास्ता बना रही हैं वो किनके लिए बना रही हैं। आज जो जंगल काटे जा रहे हैं वो किनके लिए काटे जा रहे हैं? मुट्ठी भर लोगों के लिए। तो हो क्या रहा है कि एक सवाल ये उठना चाहिए हमारे भीतर कि ये देश किसका है, किसका है, किसके लिए आप ये सारी जो प्राकृतिक स्थल है, जो जंगल है, जो पहाड़ है, उनको आप काट रहे हो, किनके लिए काट रहे हो? क्या वहाँ के मूल निवासियों के लिए? आप नहीं काट रहे हो ना। आज देखिए कि जो पहाड़ी जगह पे वहाँ पे इतने रेस्ट हाउस बन गए, मैं देख देख के हैरान हूँ कि गैंगटॉक में भी मैंने देखा, मैंने गोवा में भी देखा, मैंने लेह लद्दाख में भी देखा, आधे कटे कटे पहाड़ है, वहाँ गेस्ट हाउस बन रहे हैं। तो ये सौंदर्य, आप इस सौंदर्य की हम रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मुट्ठी भर लोगों को हम सारी सुविधाएं देना चाह रहे हैं, उनके ड्राइंग रूम सजे रहे, इसलिए सागौन के पेड़ कट रहे हैं। तो ये विडंबना है कि एक तरफ आप स्वर्गीय आंगन में जी रहे हो, दूसरी तरफ लोगों को जीवन की जंग लड़नी पड़ रही है, मौत के मुंह में जा रहे हैं। आप जो रास्ते वहां बन रहे थे ना, तो उसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ था कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है। जी। तो दो दुनिया है यहाँ पे। भारत में भी दो भारत है। एक भारत है जो कैलिफोर्निया में रह रहा है, एक भारत है जो काला हंडी में रह रहा है।
और यही विडम्बना है। इसी का आज के बच्चों को इसका हल खोजना होगा। जब हम यात्रा वृत्तांत के दौरान इस तरह की परिस्थितियों से रूबरू होते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य कहीं ना कहीं एक टीस भी देता होगा मन में। ये मैंने कहा ना कि ये निर्भर करता है। अब जब मैं यूरोप की यात्रा में थी, वहां के लोग प्राय खुशहाल थे। जी जैसे मैं जब पेरिस में थी, या जब मैं एम्स्टर्डम में गई थी, या जब मैं टिटलिस में थी स्विट्जरलैंड में, मुझे वो टीस नहीं महसूस हुई। मुझे ये जरूर महसूस हुआ कि काश हम भी इस यहाँ तक पहुंच पाते। हमारा देश भी इस प्रकार, वहाँ पे बूढ़े लोग भी पहुंच जाते हैं ऊंचाइयों पे, गंडोला है, लिफ्ट है, 50 सुविधाएं हैं, और यहाँ पे जवान लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। जी मैं जब कश्मीर में थी तो मैं 2.5 घंटा लग गया था यहाँ पे गुलमर्ग में यात्रा करने में, पहुंचने में। धीरे धीरे हाँफते हाँफते पहुंच रही थी। लेकिन वहां पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि सौंदर्य मुझे टीस दे रहे हैं। जी वो टीस मुझे यहाँ भारत में लगता था, क्योंकि यहाँ का जो सौंदर्य है उसे आप जब उसका उसका जब आप उस सौंदर्य में आप डूब नहीं पाते हो, क्योंकि लोगों का दुख आपको डूबने नहीं देगा। आपकी संवेदना आपको टीस मार रही है। तो ये निर्भर करता है कि आप कहाँ घूम रहे हो। गुमला के जंगलों में आपने जिक्र किया है साना साना हाथ जोड़ में भी कि एक औरत जो हाँ, वहां हाँ, रही है, आपने वो जिक्र किया है। जी, तो जी। जब हम पहाड़ों की, जंगलों की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं तो पहाड़ तोड़ती हुई स्त्रियों का कष्ट, पत्ते बीनती हुई स्त्रियों की जो जीवनचर्या है, जो कठिनाई उनके जीवन में, वो कहीं ना कहीं एक व्यवधान पैदा करती है प्रकृति का रसास्वादन करने में। तो यहाँ एक प्रश्न ये उठाया है मैम, श्री राज राजेश्वरी है, केंद्रीय विद्यालय बैली रोड पटना से। एक ऐसी जगह जहां प्राकृतिक सुंदरता पराकाष्ठा पर है, वहां पहाड़ी औरतों का पत्थर तोड़ना, पूरे क्षेत्र में केवल एक ही स्कूल का होना, ये बस सुविधा का ना होना। उसमें यात्रा वृत्तांत में आया है कि वो पैदल पैदल काफी दूरी तय करते हैं विद्यालय जाने के लिए। ये सब कहीं ना कहीं विकास की कमी की ओर इशारा करता है, जो अत्यंत निराशाजनक है। वहीं दूसरी ओर कटाव में किसी दुकान का ना होना एक वरदान की तरह दिखाया गया है। इस विरोधाभास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल इसने पूछे, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दो अलग चीजें हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि विकास जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विकास का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे सौंदर्य स्थल है उनको आप फायदा के लिए सबको उपलब्ध करा दें। जी मैं कहना ये चाहती हूँ, अब जैसे मैं विदेशों में बहुत घूमी हूँ, वहाँ के जो प्राकृतिक स्थल है बहुत सुंदर है, हर आदमी वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन उसकी सुंदरता को बचा के रखा गया है। वहाँ नियम इतने सख्त हैं कि आप वहां पे जाओगे, वो जो मैं नाम भूल गई, राइनन फॉल था, झरना था, आप उसके अंदर तक घुस सकते हो, लेकिन आप वहां पे कचरे का एक दाना नहीं फेंक सकते हो, आप पॉलीथीन का एक पेपर वहां नहीं गिरा सकते हो, आप पे फाइन लग जाएगा। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि कटाव में दुकानें नहीं है, इसलिए कटाव बचा हुआ है। क्यों? कि जब वहां लोग पहुंचते हैं तो गंदगी पहुंचती है, वो चेतना हम लोगों में नहीं है। प्राकृतिक स्थल या सौंदर्य स्थल जहां भी हो, वहां यदि बाजार पहुंचता है बिना चेतना के, बाजार पहुंचता है बिना रुकावट के, और बाजार में यदि सिर्फ फायदा आपका मोटिव है, तो उसकी सुंदरता नहीं बचेगी। आज आप देख लीजिए कि जितने भी धार्मिक स्थल है, मैंने देखा है कि सब कचरे पड़े रहते हैं। लोगों में वो चेतना नहीं है कि हम इसे बचा कर रखें। गंगा का आप देखिए कि लोग गंगा को माता मानते हैं, लेकिन गंगा में कचरा फेंकते हैं। तो वो चेतना होनी चाहिए। कटाव इसलिए बचा रह गया कि लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन आज जो आप टूरिस्ट स्पॉट बनाते हो ना, अभी आप देखिए पिछले साल जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी 2-3 साल पहले, उसके पीछे क्या कारण था? यही था, व्यावसायिक दृष्टि थी कि जो गंगा किनारे जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे उनको काट के आपने वहां पे कोठियां बना दी, तो जो बाढ़ थी वो रुक नहीं पाई। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो अंधाधुंध विकास है वो अनिष्टकारी है, तो मानवता के हित में नहीं है, क्योंकि वो उन स्थलों की पवित्रता को, उसके सौंदर्य को नष्ट कर रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहाड़ के लोग हैं उनकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं, उनकी सुख सुविधा पर ध्यान नहीं दिया जाए। पहाड़ के लोगों के लिए स्कूलों
खोली जानी चाहिए, वहां भी खेती होनी चाहिए, लेकिन वो क्या रहे कि सरकार का सारा ध्यान महानगरों की ओर है, पहाड़ों में सुविधाएं आज भी नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रही, बाजार जो है एक नैतिकता के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ यदि प्राकृतिक स्थलों से जुड़े तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी बेहतरी के लिए होगा। वो यदि सीधा स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं तो निसंदेह है वह जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको नष्ट ही होना है उसके माध्यम से। एकदम सही बात है। देखिए बाजार पूंजी से जुड़ा है, पूंजी की क्रूरता हमने देखी है, आज जी। पूंजीवाद की क्रूरता, क्योंकि उसका आधार क्या है? फायदा है, उसका आधार मानवता नहीं है। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि यदि मान लीजिए कि हर प्राकृतिक स्तर यदि को आप यदि टूरिस्ट स्पॉट बना दोगे लेकिन उसकी सुरक्षा हम नहीं रख पाएंगे तो नष्ट होगा। जी। एक और प्रश्न है मधु जी, आपकी राय में अच्छे लेखन के लिए हमारे बच्चों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि हिंदी अध्यापक को बच्चों से बात करनी चाहिए कि आप अपना अनुभव साझा करें, उसे लिखें उसको। आपके अब तक के जीवन में कहीं कोई घटना इस तरह की आई है जो आपको चुभी है या बड़ी प्रसन्नता दे रही है, तो आप प्रयास करिए कि उसे अपने शब्दों में बांध दीजिए। तो एक प्रश्न आपके लिए कि लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व हम किसे माने? देखिए सबसे अधिक जरूरी क्या होता है, हम कब लिखते हैं, आप कलम कब उठाते हैं? जी। आप कलम कब उठाते हो? जब कोई चीज आपको भीतर से बेचैन करती है, भीतरी दबाव होते हैं। बेशक वो भीतरी दबाव पैदा होते हैं बाहरी कारणों से। जी। जैसे मैंने कहा ना कि बचपन में मैंने एक बच्ची को देखा था कि वो धर्म तपस्या करते हुए उसकी जान चली गई थी, जी। लेकिन इसने एक भीतरी दबाव मेरे अंदर पैदा किया था। तो जब आपके अंदर कोई भीतरी दबाव पैदा होता है तब आप कलम उठाते हो। वो भीतरी दबाव कब पैदा होता है? जब आप चीजों को बहुत गहराई से महसूस करते हो। चीजों को आप गहराई से कब महसूस करते हो? जब आपके अंदर एक संवेदनशीलता है, ठीक है ना? तो वो जो संवेदनशीलता होती है वो बीज रूप में आपके अंदर होती है, धीरे धीरे आप उसको पुष्पित पल्लवित करते हो। लेकिन यदि मान लीजिए कि आप में वो विवेक ही नहीं है, आपको वो एक घटना आपके सामने घटी लेकिन आप जड़ हो चुके हो, वो घटना गुजर गई, जैसे चूहा गुजर जाता है तो फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोग एक घटना को देखते हैं, सड़क में एक एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी उसको बचाने दौड़ता है, दूसरा आदमी सोचता है कि मैं अपने काम पे निकलूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो अलग अलग तरह की मनस्थितियां होती हैं। तो लेखक, मुझे लगता है कि लेखक बनने के लिए वो संवेदना होना जरूरी है। सबसे पहली चीज कि आप दूसरों के दुख से दुखी हो सको, वो संवेदना यदि आपके अंदर नहीं है, वो चाहे बीज रूप में ही हो, वो बढ़नी चाहिए, तो आप लेखक नहीं बन सकोगे। एक आपके अंदर में एक गहरा दर्द होना चाहिए चीजों के लिए। जी। मधु जी, अज्ञे जी कहते हैं कि अनुभव से बड़ी चीज है अनुभूति। अच्छा जी, हाँ हाँ। और उन्होंने ये मैं क्यों लिखता हूँ 10वीं में एक पाठ है, उसमें जी ये अनुभव होना लेखन का आधार नहीं हो सकता, अनुभूति होना लेखन का आधार होता है। जी जी जी, जब उसको गहराई से महसूस करें, वो चीज इतनी आपके अंदर बेचैनी पैदा करे कि आपको उसके कलम की नोक पे उतारना ही पड़े, तभी लेखन लेखन होता है। एक छात्रा जुड़ी हुई है मैम, सानिया सिन्हा, केंद्रीय जी विद्यालय पटना से है। जी और प्रश्न है कि एक साहित्यकार के रूप में आलोचना का सामना तो आपको भी करना पड़ता होगा, जी। आलोचना को आप कैसे संभालते हैं? देखिए, मैं आलोचना को हमेशा सकारात्मक रूप में लेती हूँ। मान लीजिए कि किसी आलोचक ने मेरी किसी कृति की बहुत तारीफ करी है, जी। या मान लीजिए कि उसने काफी नकारात्मक बोला है, तो ये समझने की मैं चेष्टा करती हूँ कि उसने नकारात्मक क्यों बोला है, जरूर कोई कारण होगा ना। इसलिए आलोचना से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन कई बार ये होता है कि कई बार आलोचक पूरी कृति को बिना पढ़े ही, अब जैसे मैंने सूखते चिनार एक उपन्यास लिखा था जो कश्मीर की पृष्ठभूमि में था, आतंकवाद की पृष्ठभूमि पे था। जी। अब जो आलोचक ने बिना ये जाने कि मैं इन सत्यों तक कैसे पहुंची, उसने लिख दिया कि मैं तो मावड़ी परिवार से हूँ, ये सारे अनुभव मेरे अपने नहीं हो सकते हैं। तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन ठीक है, मैं
ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है, लेकिन उस समय ये लगता कि नहीं, जो आलोचक है उसे, जो हमारी एक छवि बन गई है कि मैं मावड़ी परिवार से हूँ तो मुझे ये सारे अनुभव कहाँ से मिलेंगे, तो वो एक छवि बना के जब आलोचना करता है या आलोचक की पुस्तक को जब उठाता है पूर्वाग्रह के सहित, जी तो वो जो आलोचना निकलती है वो तकलीफ देती है कई बार, लेकिन ठीक है, ये सब चीजें होती रहती है, मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। जी, जीवन का एक हिस्सा है ये। हाँ और देखिए, आपने जो जीवन वर्ण किया है, लेखक के जीवन, उसमें हमेशा आपको ताली नहीं मिलती है। जी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। और वैसे भी आदमी का जो जीवन है वो समुद्री यात्रा की तरह है, संघर्ष उसमें चलते रहते हैं। जी बच्चन जी के शब्दों में कहें तो मैं भव मौजों पे मस्त बहा करता हूँ। जी व्यक्ति जी को जी रोकने हैं, समस्याएं चलती रहती हैं। जी चल कक्षा 10वीं की छात्रा है, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिड़ू की पलवल से। जी ये जानना चाहती हैं कि आपका यात्रा वृतांत मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। जी मैं भी धन्यवाद। सीख सकूं, मेरा मार्गदर्शन करें। ये पहले भी बच्चा पूछ चुका है और मुझे लगता है कि चंचल को ये इस प्रश्न का जवाब मिल ही गया होगा, लेकिन इसके बाद भी आप कुछ कहना चाहें चंचल को? मैं यही कहूंगी कि जब भी आपको मौका मिले घूमने का, आप जरूर घूमिए। वहाँ आप कुछ समय तक प्रकृति के बीच में मौन रहे। जी मौन होता क्या है कि आजकल के बच्चे जैसे ही हम कहीं जाते हैं सीधा मोबाइल उठाया फोटो खींचने में रहे। मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, आप अपने भीतर चित्रों को खींचो, भीतर दृश्यों को भरो। जी मोबाइल में भरने की बजाय आप जो सूर्योदय देख रहे हो, सूर्यास्त देख रहे हो, उसका आप अपने मन के अंदर भरिए, उसे महसूस कीजिए। जी जब आप महसूस करने लगो तो मुझे कहने की, बतलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चीजें आपके कलम की नोक पर अपने आप आ जाएगी। लेकिन मैं ये जी कहूंगी कि आप ठिठके रहिए, आप खड़े रहिए, आप धैर्य पूर्वक उसका अवलोकन कीजिए, अपने भीतर चित्रों को भरिए, जी अपने भीतर उन आवाजों को भरिए जो आप सुन नहीं पा रहे थे, और अभी जब आप बाहर निकले हो, जंगलों में आए हो, तो वहाँ की अलग आवाज होती है। उन आवाजों को आप सुनने की चेष्टा कीजिए, बजाय मोबाइल में चित्रों को या फोटो को खींचने की। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी जी कि जी जैसे मैंने देखा आजकल के बच्चे हैं, वो देखने और महसूस करने की बजाय दनादन फोटो खींचते हैं। तो मैं कहती हूँ कुछ देर आप मौन रह के प्रकृति को सुनिए, महसूस कीजिए, नदियों को देखिए, अपने ये भीतर आपने उठते बड़ी आवेग। महत्वपूर्ण बात ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है मैम। जब हम किसी चित्र का आनंद लेने की बजाय उसका फोटो खींचने में लग जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो जो आनंद हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। बाद में वो निर्जीव चित्र रह जाते हैं, उन्हें देख देख के मन बहलाना होता है। लेकिन जो अनुभूतियां होती है ना, कि जब जी आप प्रकृति के संग, जब आपके सामने, जी मैम। कि जब आप विराट के सामने हो, पहाड़ों के सामने हो, वो कुछ कहते हैं आपको, आप उसे सुनो। जो जी पक्षियों की जो गुंजन है वो कुछ कहती है आपसे, आप उसे सुनिए। तब जाके आपके चित्त में, चेतना में प्रकृति का एक प्रभाव अलग पड़ेगा, आप बिल्कुल। समृद्ध होंगे। जी 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 मधु जी, हमारे जो साथी, उनको बड़ा मैंने निवेदन किया था रामावत जी को कि भाई आप एक सरस्वती वंदना रखेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी अपनी सीमाएं हैं, जी ये तकनीकी जो युग है, ये मुझे लग रहा है कि हमारी पीढ़ी को अभी ढंग से रास आ नहीं रहा है। हम उसके विशेषज्ञ नहीं बन पा रहे हैं। अभी रामावत जी हमारे बीच हैं और एक आग्रह मैं पुनः उनसे करूंगा कि कुछ पंक्तियां वो आपके लिए गुनगुनाएं, हमारे सभी शिक्षक साथियों के लिए गुनगुनाएं, और प्रयास करें कि एक राजस्थान का एक बड़ा प्रसिद्ध लोकगीत है, केसरिया बालम आवो नी पधारो हाँ मारे हाँ देश। जी जी, मैंने सुना है, बहुत अच्छा है। तो हाँ जी, तो मैं चाहूंगा रामावत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज आ हाँ रही जी है सर। जी, आपका स्वागत है रामावत जी। थैंक यू।
केसरिया बालमा 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 केसरिया 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 कागा सब तल पाइयो कागा सब तल पाइयो चुन कइयो कागा सब तल पाइयो चुन कइयो कुमार रामावत जी का
हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मधु जी, बिहार में मैं लगभग 2 साल के करीब रहा हूँ और जी हमारे कुमार राम अवध जी से बड़ा संगीत सुनने को मिला है मुझे वहाँ। मैं बड़ा इनसे प्रेरित रहा हूँ। नेशनल सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन दिल्ली में एक गायक के रूप में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। अभी नवोदय विद्यालय किशनगंज में संगीत शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। और तबले पे जो थाप आप महसूस कर रहे थे, वो इनके छोटे बेटे आलोक के जो थाप थी। आलोक और उज्जवल, इनके दोनों बेटे यहाँ अपने पिता को संगत दे रहे थे और बड़ा अच्छा लगा होगा मुझे लगता है। जी ये जो लोकगीत है केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश, विश्व प्रसिद्ध गीत है और आपके स्वागत में यहाँ रामावत जी ने ये प्रस्तुत किया। तो बहुत अब मैं धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैम। जी हम सबका धर्म एक है और वो है रोटी का धर्म। सुगंध फैलाने से कहीं ज्यादा जरूरी है दुर्गंध के स्रोतों का सफाया करना। ये आपके सूत्र वाक्य हैं जो आपके यात्रा वृत्तांत में जहां तहां हमें मिलते हैं। आपको ये सूत्र वाक्य लिखने की प्रेरणा कहां से मिलती है? ये अपने आप में एक, आप समझिए कि एक मोटो हो जाते हैं, आदर्श वाक्य हो जाते हैं, जीवन को प्रेरित करने वाले वाक्य हो जाते हैं। मैं तो और कहूं कि आप उस परंपरा में हैं जहां अज्ञे जी हैं, वो कहते हैं दुख हमें मांझता है। वो अपनी एक, ये जो वाक्य है वो अपने आप में एक जीवन है, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपके ये वाक्य हैं कि हम सबका धर्म एक ही है और वो है रोटी का धर्म। तो ये बात मात्र कुछ शब्दों की नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना को समेटे हुए है। आपसे यह प्रश्न है कि इन सूत्र वाक्यों को आपकी कल्पनाशीलता कैसे कागज पे उतारने का कार्य करती है, आपका यथार्थ कैसे उन्हें एक शब्द में परोने का कार्य करता है? प्लीज। मुझे खुद को नहीं पता मैं कैसे लिख पाती हूँ। बस यही है कि जब मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, गहराई से सोचती हूँ, शायद मेरी संवेदना जागृत होती है। शब्द अपने आप मेरे पे कृपा करते हैं, तो शब्द अपने आप मेरे आकार ले लेते हैं। शायद शब्दों की कृपा है, और क्या कहूँ। बहुत बार ये भी होता है मैम कि जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हम पढ़ते हैं, उनमें भी सूत्र वाक्य बहुत सारे मिलते हैं। शिवरानी देवी जी को मैं पढ़ रहा था प्रेमचंद के घर में, और वहां भी कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो एक लेखक को मात्र महामानव की ओर नहीं ले जाती, वो एक ऐसे मानव की ओर ले जाती हैं कि उसमें हमारी तरह कई सारे गुण हैं तो कई सारे अवगुण भी हैं जी और उनके लेखन में वो चीजें इंगित होती हैं जहां तहां उनको हम देख सकते हैं। और वो जो सूत्र वाक्य हैं वो हो सकता है कि उसके बीते हुए समय में से कहीं, उनके अनुभव से कहीं निकल के आए हैं, उनके जो प्रसिद्ध प्रिय रचनाकार रहे हैं उनसे कहीं हो सकता है प्रेरित रहे हैं, शीलता हो देखिए, सकता है। जी जब आप लगातार लिखते हैं ना, तो आप, या जब आप लगातार पढ़ते हैं तो आप बहुत चीजें सीखते हैं। तो भाषा का संस्कार या अभिव्यक्ति के संस्कार, ये सब मिल के काम करते हैं। जी या जब आप कोई चीज को गहराई से महसूस करते हैं तो फिर धीरे धीरे भाषा आपके साथ देने लगती है और ये सारे संस्कार अपने आप पुष्पित पल्लवित होते हैं। मधु जी, प्रश्नों की श्रृंखला अंतिम चरण में है जी और एक प्रश्न है आपके लिए कि परंपराओं की आड़ में स्त्रियों का शोषण देखने को मिलता है। हरियाणा भी एक समय था जब अपने लिंगानुपात को लेकर के पूरे देश में निशाने पर रहता था, धीरे धीरे बेहतर हो रही है। एक स्त्री होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या भेदभाव समाज में आज भी है? आपके अपने अनुभव क्या रहे हैं इस चीज को लेकर के? देखिए, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी परंपरा के संग धर्म को, कि कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म स्त्री और पुरुष को समान नहीं मानता। जी तो मैं परंपरा के संग ये कहूंगी कि धर्म ने भी स्त्री के प्रति बहुत अन्याय किया, जी क्योंकि आज एक स्त्री कैसा जीवन जीती है ये बहुत कुछ हमारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पे, मनुस्मृति के आधार पे
पौराणिक कथाओं के आधार पे, हमारे मिथकों के आधार पे तय होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सिर्फ परंपरा ही नहीं, जो धर्म सत्ता है वो भी बहुत स्त्रियों पे के, उसने भी स्त्रियों के प्रति बहुत अन्याय किया, पहली बात। जी दूसरी बात है कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव में स्त्री होने के कारण मुझे कुछ भुगतना पड़ा हो, ऐसा बहुत कुछ नहीं हुआ। सामान्य घटनाएं हर स्त्री के संग होती है, लेकिन कोई बहुत बड़े अन्याय की मैं शिकार हुई ऐसा मुझे नहीं लगा। जी। अभी एक बात हमारे साथी ने पूछी, डॉक्टर हरपाल जी हैं, उनका एक प्रश्न था कि मैडम से मैं भी जानना चाहूंगा कि अभी हिंदी साहित्य का जो प्रचार प्रसार है, टेक्नोलॉजी उसमें क्या भूमिका निभा रही है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि टेक्नोलॉजी के देखिए दो कुछ फायदे तो जरूर है। आज जैसे आज हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं जी घर बैठे ना, आज मिनटों में देखिए कि मेरा उपन्यास है, कोरोना के समय मैंने मेल किया, मेरे राजकमल के पास पहुंच गया, प्रकाशक के पास। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस टेक्नोलॉजी की जी कि मिनटों में मुझे सब कुछ मिल गया। जी लेकिन दूसरी चीज क्या होती है कि अब जैसे मान लीजिए कि जब हम विद्यार्थी थे तो इस प्रकार से गूगल नहीं था। आज गूगल में सब कुछ मिल जाता है, तो हम लाइब्रेरी जाते थे, तो वहाँ पे एक चीज नहीं हम 10 चीजें देखते थे। हम जी। दुनिया को भी देखते थे, आसपास के बहते जीवन को देखते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपका पूरा जीवन, पूरा ब्रह्मांड एक कमरे में आ गया, एक कंप्यूटर पे आ गया। जी तो वो जो खुली आंखों से जीवन को देखने की जो छूट थी या जो अवसर हमें मिलते थे, वो धीरे धीरे कम हो रही है। और तीसरी जो हम लेखकों के प्रति जो अन्याय हो रहा है वो ये है कि आज हमारी किताबें कहाँ से कहाँ चली जाती है, कहानियां कहाँ से कहाँ कोर्स में लग जाती है। मेरा अपना अनुभव है, मुझे पता नहीं चलता। जी ये साना साना हाथ जोड़ी मुझे इसलिए पता चला कि उस समय उन्होंने मुझसे फिर भी पूछा था, अनुमति ली थी। अभी मैं चेन्नई में मुझे बुलाया गया था, वहां जाके मुझे पता चला कि क्लास 8 में मेरी कहानी लगी हुई है, मुझसे पूछा ही नहीं। वो कहीं से भी उठा लिया, हजारों वेबसाइट है जहाँ मेरी कहानियां हैं। तो इससे लेकिन क्या होता है कॉपीराइट कि का हम उल्लंघन, जी ये तो कॉपीराइट का उल्लंघन, नहीं, कॉपीराइट के कॉपीराइट उल्लंघन नहीं उल्लंघन में आएगा। नहीं शायद जी नहीं है। वो ये कहते हैं कि आपने एक चीज लिख दी तो वो सबकी हो गई, वो ये तर्क देते हैं। और मैं भी सोचती हूँ कि ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे क्या तकलीफ है। लेकिन जी तकलीफ ये थोड़ी होती है कि हमें मालूम पड़ना चाहिए। मुझे नहीं पता है, बम्बई में, महाराष्ट्र में लगा मेरा उपन्यास, मुझे जी बहुत दिनों बाद मेरी किसी मित्र ने बताया कि मैं पत्ता कोट पे आज ये क्या लेक्चर देकर आया हूँ, तो मुझे पता चला। तो ये सब चीजें भी हो रही है। तो और थोड़ी रॉयल्टी भी मारी जाती है कि जब आप कोई चीज लेते हो हमसे तो हमें उसका रॉयल्टी मिलती है, अब नहीं मिलती है, क्योंकि कहीं से भी चीजें उठ जाती है, कहीं भी मैगजीन में छप जाती है, पता भी नहीं चलता है। हाँ। तो दोनों ही है, लेकिन फिर भी इसमें तो मैम, इसमें तो पूर्णकालिक जो लेखक हैं उनको तो बड़ा सामना करना पड़ता होगा इन चीजों का, उनके पास दूसरा कोई संसाधन नहीं है। नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो ना कि अब लेखक हम लिखने में अपनी ऊर्जा दें या हम इन सब झमेले में पड़े। जी तो ये सब चीजें भी है, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी से हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये अच्छी बात है। जी जी मैं टेक्नोलॉजी की कृतज्ञ हूँ। जी। लेकिन टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं हैं मैम। हाँ, सीमाएं भी है। देखिए, कोई भी चीज आपका वो मतलब कि 100% फ्री पैकेज कुछ भी नहीं होता है, उसके संग बुराइयां तो जुड़ती है ना। जी अब हाँ, यदि मान लीजिए आज, हाँ दोनों पहलू होते हैं, हाँ, विकास के साथ विनाश जुड़ा रहता है। अब इतने मधुर लाइव हो रहे हैं जी। हिंदी संक्रांति परिवार का ये पहला प्रयास था, सीधा संवाद की कड़ी। और मैं तो हृदय से आभार व्यक्त करता हूं अपने पूरे परिवार की ओर से, हिंदी संक्रांति परिवार की ओर से, कि आपने हमारे आग्रह को बड़ा सम्मान दिया, आप हमसे अरे जुड़े। हम प्रयास कर रहे हैं हम कि पाठ्यक्रम में जितने कवि लेखक जो अभी उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, उन सभी से हम एक एक करके अपने छात्रों को जोड़ें। अच्छी योजना है। रुचि जागृत होगी, हमारे बच्चों को ये लगेगा कि जिनकी रचनाएं हम पढ़ रहे हैं उनसे हमारा जुड़ाव हुआ। आप इस हिंदी संक्रांति के इस प्रयास के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी इतने व्यापक पैमाने पर
पहली बार इन बच्चों से जुड़ी हूँ। इनके मासूम सवाल, उनके महत्वपूर्ण सवाल, उनकी जिज्ञासा, मैं जान के हैरान हूँ कि हाँ कितने सवाल इनके अंदर उठते हैं। और एक प्रकार से मैं भी अपने को उसी प्लेटफॉर्म पे पा रही थी जब मैं इनकी उम्र की थी। तो ये जी। आपका ये जो कार्यक्रम है उसके लिए आभारी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सौभाग्य कि पहला चांस मुझे मिला। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करूंगा कि आपने इतनी सहजता से हमारी बातों को सुना, उनके जवाब दिए। हमारे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली इस चीज से। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर हरपाल ग्रोवर जी को कि वे हिंदी संगीत परिवार के बारे में एक छोटा सा परिचय आपको दें और हमारे साथी जो अपनी कक्षाओं को लेकर यहाँ जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद करें, आपका धन्यवाद करें, हमारे कुमार रामावत जी का धन्यवाद करें। आमंत्रित करता हूं डॉक्टर हरपाल ग्रोवर जी को कार्यक्रम के अंतिम चरण में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो संचालन किया सबसे पहले उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। जो आपको मिली थी वो पूरे हरियाणा के और पूरे भारत के कहूंगा कि विद्यार्थी और अध्यापक साथियों का स्नेह था। बहुत अच्छा संचालन आपका रहा। और जो कहते हैं कि उसके अंदर सोने पे सुहागे का जो काम किया है वो आदरणीय मधु कांकरिया जी ने किया। इतनी सहजता, कितने ही हम लेखक और कवियों से मिल चुके हैं अपने जीवन में, लेकिन ये मेरे लिए पहला एक सुखद अनुभव रहा कि इतना सहज व्यवहार और इतना सहज स्वभाव कि बच्चों के साथ जैसे मैम बच्चों की तरह ही बात कर रहे थे। कुछ भी ऐसी औपचारिकता नजर नहीं आ रही थी कि कुछ निरौपचारिक तरीके से बात हो रही है। बच्चों के प्रश्न और बच्चों के साथ सीधा जो उनका जवाब पहुंच रहा था, ये निश्चित तौर पे हम सभी अध्यापकों के लिए और सभी बच्चों के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे प्रभुदयाल जी और मैम तक भी ये सूचना पहुंचाना चाहूंगा कि जी सर। जब हमने कार्यक्रम शुरू किया तो हमारे पास लगभग 49 अध्यापक साथियों की स्वीकृति आई थी जो इस कार्यक्रम में बच्चों से ही जुड़े थे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि लगभग दुगने यानी कि 97 जो अध्यापक साथी हैं वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और उनके बच्चे, जिसकी मैंने फोटो साथ के साथ में अपलोड करता रहा हूँ ये फेसबुक पेज के ऊपर, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। बच्चों ने प्रोजेक्टर लगाकर मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाया है। इसके लिए पूरे विद्यार्थी वर्ग की तरफ से और अध्यापक वर्ग की तरफ से हम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आपने संक्षिप्त जानकारी दे दी है। हिंदी संक्रांति मंच की जो संस्थापना है उसका एक ही उद्देश्य है, हिंदी को जन जन की भाषा के रूप में और खास तौर पे जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है उस तक इस तरीके से पहुंचाना कि वो अपने मनोभाव के साथ, अपने हृदय के साथ उसके साथ जुड़ सके। और ये एक प्रयास हमने शुरू किया। जैसे इससे पहले मैम मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा, पहली बार हमने 10वीं और 12वीं कक्षा, क्योंकि कोरोना काल था, बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे थे, तो हमने प्रयास किया कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसका एक अभ्यास उनको करवा दिया जाए। तो हमने हाफ ईयरली एग्जाम के रूप में सिलेबस को आधारित करते हुए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें सभी अध्यापकों के सहयोग से और बच्चों की रुचि के साथ 30,000 बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो दूसरा प्रयास हमने किया, जैसा प्रभुदयाल जी ने बताया, कि जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, जिनका आशीर्वाद हम पर बना हुआ है और ईश्वर से प्रार्थना है कि लंबे समय तक बना रहे, उन सभी का परिचय, क्योंकि ये हम सब अध्यापकों के लिए सीखने का एक मंच बनता जा रहा है। हम पढ़ाते आ रहे हैं, लगभग 10-10, 15-15 साल हमें हो चुके हैं। हमें आपका पाठ पढ़ाते हुए इतना समय हो गया है, लेकिन आपसे हम परिचित आज हो पाए हैं। और जो आपका उसके प्रति दृष्टिकोण था, जो आपके मनोभाव थे उस पाठ को लेके, बच्चों के प्रश्न देखिए कितने सुंदर प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि कहाँ पे मैडम ने उसका जवाब दिया कि काला हांडी और कैलिफोर्निया के साथ उसकी तुलना हो रही है। तो ये चीजें, हो सकता है कि कुछ अध्यापक साथियों तक इसका ज्ञान हो, लेकिन सभी के पास होगा ऐसा संभव नहीं है। तो आपके जो अनुभव आज हमने इस पाठ के बारे में, आपके बारे में, आपके साहित्य के बारे में जो हमने प्राप्त किए, वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी अध्यापक साथियों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े, सभी बच्चों का, और विशेष तौर पे आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय मधु कांकरिया जी का, प्रभुदयाल जी का, और संगीत अध्यापक जिन्होंने इसको एक सजा दिया, इस कार्यक्रम को और सुंदर बना दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। डॉक्टर हरपाल जी आपका भी बहुत बहुत आभार। मैडम मधु जी, आपको मैं बता देता हूँ, हरपाल जी बड़े भाई की तरह हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। हिंदी संक्रांति की अवधारणा को पुष्पित पल्लवित करने में हरपाल जी ने
इतना श्रम किया है, रात को 12-12, 1-1 बजे तक हम लोग एक दूसरे से जुड़े रह करके 30,000 बच्चों को जब हमने शिक्षाएं दिलवाई थी मैम, तो वो अपने आप में मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक कार्य मुझे लग रहा है हरियाणा में हुआ। और हरपाल जी तकनीकी रूप से बड़े सुदृढ़ हैं, उन्हें इन चीजों का बड़ा ज्ञान है और सीखने को एक ललक रहती है उनके अंदर। और आज जो हम इस मंच पे आपसे जुड़ पाए उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हरपाल जी का रहा है। आपका मैम मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा और ये जरूर आपसे वचन लूंगा कि कभी फिर हमें हिंदी संक्रांति परिवार को आपसे जुड़ने की आवश्यकता महसूस हो तो निसंदेह आप हमारे बीच होंगी। जी जरूर जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार, हमारे सभी साथियों का आभार, हमारे प्रिय बच्चों का, विद्यार्थी जो जुड़े रहे उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपको सुना, बड़े धैर्यपूर्वक सुना, आपको लेकर के जो उनकी जिज्ञासाएं थी उन्हें प्रश्नों के रूप में परिवर्तित किया और आपने इतनी सहजता से उनके उत्तर दिए। आप सभी का उन्हें हार्दिक आभार। अति शीघ्र हम मिलने का, जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैम बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद मैम।